आज हम स्वागत करते हैं हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर और करंटली चांसलर एचआरआईटी यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। एचआरआईटी एक प्रॉमिस होता, तो वो क्या प्रॉमिस आप करने वाले हैं या आप करते एक पेरेंट से और एक बच्चे से? मेरे लिए एजुकेशन एक मिशन है जो राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आज भारत माता की सेवा बहुत बखूबी कर रहे हैं। गवर्नेंस से कैंपस तक आपके मन में ये कहाँ से ख्याल आया कि भाई पहले मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज करना है, स्कूल खोलना है और अब विश्वविद्यालय? मैंने जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी थी, मुझे लगता है मेरी वो जो इच्छा थी समाज के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ बेहतर करने की, उस पर मैं खरा उतरा हूँ और मुझे इस बात का संतोष है। पिछली सदी में भी स्टूडेंट्स होते थे और अब का जो स्टूडेंट है उसमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? हमारा अगर आदिकाल देखें तो गुरुकुल व्यवस्था थी जी, आज पब्लिक स्कूल है जी। माँ बाप का भी रहने सहने का तरीका बदला है, हमारा जीवन स्तर अलग हुआ है, बेहतर हुआ है। तो जिस हिसाब से आप ब्रॉटअप होगा बच्चों का, उसी हिसाब से शिक्षा होगी। एज अ चांसलर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ यू डिफाइन अ ग्रेजुएट फ्रॉम एचआरआईटी इन 3 सिंपल वर्ड्स? जो बच्चा, जो स्टूडेंट एचआरआईटी विश्वविद्यालय से पास होगा वो एक बेहतर नागरिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और पब्लिक की सेवा के भाव से परिपूर्ण होगा। हर साल जब 12th का रिजल्ट आता है तो हर घर में डाइनिंग टेबल एक डिस्कशन टेबल बन जाता है और हर बच्चा बस यही सोचता है कि अगले 3 या 4 साल में मैं कहाँ पहुँचूँगा, और साथ में उन्हीं के पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, क्या फ्यूचर होगा। तो आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट और एक पेरेंट के इन्हीं कन्फ्यूजन पे कि आने वाला वक्त जो हर साल ये कन्फ्यूजन लेके आता है। मैं हूँ मोहित शर्मा, आपका होस्ट, और आज हम स्वागत करते हैं हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर और करंटली चांसलर एचआरआईटी यूनिवर्सिटी गाजियाबाद के डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे कुछ प्रश्न जरूर पूछूंगा जो एक अभिभावक और एक बच्चों के मन में होते हैं। पहला सवाल मेरा आपके साथ है, एचआरआईटी एक प्रॉमिस होता, तो वो क्या प्रॉमिस आप करने वाले हैं या आप करते एक पेरेंट से और एक बच्चे से? मेरे लिए एजुकेशन एक मिशन है जो राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम सब मिलकर एचआरआईटी यूनिवर्सिटी के शिक्षक, छात्र, हमारे डीपीएस एचआरआईटी के स्टूडेंट, हम सब इस काम में लगे हुए हैं कि देश आगे बढ़े, देश में संस्कारों के माध्यम से हम बेहतर एजुकेशन दे पाए। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं जब अपनी स्कूलिंग, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लूँगा तो मेरा क्या भविष्य होगा। जी, एचआरआईटी यूनिवर्सिटी में हम रेगुलरली जॉब फेयर कराते रहते हैं, स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कराते हैं, स्किलिंग पे काफ़ी काम कराते हैं। और एचआरआईटी यूनिवर्सिटी में वाइड रेंज है सब्जेक्ट्स की। जी, यहाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी है, फार्मेसी भी है, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट भी है, लॉ भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, मैनेजमेंट भी है, और सभी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, सभी प्रकार की, सभी प्रकार की शिक्षाएं हम लोग दे रहे हैं। एचआरआईटी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज में ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेन करें जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जी, एचआरआईटी में, एचआरआईटी ग्रुप में नर्सरी से लेके पीएचडी तक की शिक्षा दी जा रही है और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आज भारत माता की सेवा बहुत बखूबी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, अभी हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है, फॉरेंसिक में काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं
और सभी क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं वो जहाँ क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, गांव में जाके स्टूडेंट्स जो हैं वो जनता की भी सेवा कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं। जैसे हम लोग लॉ कैंप लगा रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग जो हमारे बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो जाके बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको अपने जीवन की दिनचर्या रखनी चाहिए जी। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक सुखद अनुभव है कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल और डिग्री टीचिंग के बाद अच्छा जॉब पा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे संस्कार हम लोग दे रहे हैं। डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे जहाँ अपना पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड है, एनसीसी भी HRIT यूनिवर्सिटी में हम लोग उसके माध्यम से भी बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आज आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, डिफरेंट जगह पे हैं और प्राइवेट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक अभी स्टूडेंट ने जी। उसने बहुत अच्छा एक ऐप डेवलप किया जो महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ होम में उसका अप्रूवल हो चुका है जी। और 112 जो यूपी में है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी उसको मान्यता मिल रही है। ओह, वेरी नाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नेंस से कैंपस तक आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, फिर आप भारत सरकार में चले गए, आप राज्यसभा से सांसद रहे, आपने सरकार में पॉलिसीज़ सब कुछ देखा, सब कुछ बनाया। तो आपके मन में ये कहाँ से ख्याल आया कि भाई पहले मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज करना है, स्कूल खोलना है और अब विश्वविद्यालय? देखिए, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो आपका लिमिटेड स्कोप होता है टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पीपल। ऑफ कोर्स यू सर्व द पीपल जी, बट एक लिमिटेड है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पब्लिक एट लार्ज को आप सर्व कर पाते हैं। जी। आज भारत में अगर अच्छे विश्वविद्यालय आ रहे हैं और उन विश्वविद्यालयों की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ रही है, जी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, बेहतर GDP हो रही है। आज भारत की जो इकोनॉमी है विश्व में चौथे नंबर पे है। जी। आज हम डिफेंस जैसे सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो एक ज़माना था कि हम केवल जो है इंपोर्ट करते थे। जी, हम लोग सबसे बड़े इम्पोर्टर तो हुआ वो करते जो थे। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को बहुत बढ़िया अवसर मिल रहे हैं। हम लोग स्टार्टअप के माध्यम से यूनिकॉर्न बन रहे हैं जी। और बहुत अच्छा देश की सेवा कर पा रहे हैं। और ये सब संभव इसलिए हो पाया है कि आज देश में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेहतर काम कर रहे हैं। जी। देश में एक बेहतर शिक्षा देने का माहौल बना है और उसी प्रेरणा से मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया। जी। और जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी तो लोग बड़ा आश्चर्य से देखते थे, लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा वो स्टेप ठीक था। उसके बाद मैं राज्यसभा में रहा। जी। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, वहाँ आप और ज़्यादा देश की सेवा कर पाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी जी। तो मैं उस कमेटी का मेंबर था। तो भारत में आने वाले समय में कैसी शिक्षा हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण मेरा योगदान रहा। और अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ होता तो शायद मेरे इनपुट्स उतने अच्छे नहीं होते। चूँकि मुझको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, छात्रों से मिलना होता था, शिक्षकों से मिलना होता था, जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर एजुकेशन, सभी के टीचर स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन रहा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसने देश की जो इकोनॉमी है और देश की शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज देश का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है, नौकरी मांगने वाला नहीं। जॉब सीकर से जॉब गिवर बन गए। यस, इट इज़ ए बेसिक जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और न केवल इकोनॉमिक फ्रंट पर, आप देखिए खेलों में भी
जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, सारी दुनिया के सामने है। उतनी बेहतर मेडल टैली कभी नहीं रही। भारत पहले बीपीओ नेशन था, दुनिया का कॉल सेंटर थे हम लोग, सस्ता होता था, पर फ्रॉम अब बीपीओ नेशन से अब हम लोग एक प्रोडक्ट नेशन बन रहे हैं। और भारतवर्ष के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खुद भी देखे हैं विदेशों में, अमेरिका में देखे हैं, दुबई में देखे हैं, तो अब इंडिया, आप जो बात कर रहे हैं कि 10 साल में जो चेंज आया वो बहुत बड़ा चेंज है। आज ब्रह्मोस मिसाइल का दुनिया में डंका है जी। आज हिंदुस्तान में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर दिया जी। तेजस हवाई जहाज फाइटर प्लेन बनाने शुरू कर दिए। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन्स अभी आपकी स्लीपर भी चालू हो गई है जी, अभी कुछ दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां आप बैठे हैं आपके सामने रैपिड मेट्रो चल रही है दिल्ली तो से। आपका सर यूएसपी आपके तो बिल्कुल गेट के बाहर में, मतलब किसी को कहीं भी आना हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आना हो, चाहे दिल्ली से आना हो, आपको तो बिल्कुल गेट पे स्टेशन है। रैपिड मेट्रो शुरू हो गई है। आज हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की संख्या, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं, जनता महसूस कर रही है। गरीब लोगों के लिए अनाज मुफ्त मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है जी। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जो हम लोग बेहतर व्यापार कर रहे हैं, बेहतर हम लोग अपनी जो शिक्षा पद्धति है उस पर काम कर रहे हैं। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप सब समझ रहे हैं। इनकम टैक्स हाईएस्ट हो रहा है जी। तो ये सब काम अच्छे हो रहे हैं। और आज भारत जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र, उस ओर हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। अमृतकाल से चल रहा है, तो अमृतकाल के हिसाब से तो एग्जैक्टली। और उसके जो पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, उसके जो पीछे आज उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटीज़, HRIT यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी आगे आ रहे हैं। वहाँ के पढ़े हुए छात्र देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान कर रहे हैं। पिछली सदी में भी स्टूडेंट्स होते थे और अब आधी शताब्दी जो हमारी जा चुकी है, 25 साल जा चुके हैं, अब का जो स्टूडेंट है उसमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? शिक्षा एक माध्यम है बेहतर नॉलेज गेन करने का और उस नॉलेज का समाज में और पब्लिक एट लार्ज के लिए उपयोग करने का। जी। उसके तरीके बदल सकते हैं, पद्धति बदल सकती हैं, लेकिन जो बेसिक एम है वो उस समय भी वही था, आज भी वही है। सर स्टूडेंट्स में कितना फ़र्क आया, पहले के स्टूडेंट जो आज के स्टूडेंट में, मेरा वो आपसे है। नहीं, देखिए हमारा अगर आदिकाल देखें तो गुरुकुल व्यवस्था थी जी। आज पब्लिक स्कूल है जी। माँ बाप का भी रहने सहने का तरीका बदला है, हमारा जीवन स्तर अलग हुआ है, बेहतर हुआ है। तो जिस हिसाब से आप ब्रॉटअप होगा बच्चों का, उसी हिसाब से शिक्षा होगी। परिवेश के अनुसार वो चीज़ें बदल जाती हैं। एग्जैक्टली। सर एजुकेशन बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है, रैंकिंग्स की बात होती है, NIRF और आपकी वर्ल्ड रैंकिंग्स, नंबर्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं। तो आज के टाइम में कितना टफ है एक यूनिवर्सिटी होना और उसको उस राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कराना, उसे राष्ट्रीय स्तर की किसी और संस्थान के साथ में compete करना, क्या ये ज़रूरी है या आपको अपना एक लगता है कि मेरा अपना एक मुकाम है? देखिए, सबका अपना अपना मुकाम होता है। HRIT यूनिवर्सिटी में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि छात्रों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, उनमें डिसिप्लिन हो और जो नए नए इन्वेंशंस हैं, नवाचार हैं जी, उससे उनको अवगत कराया जाए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। और मुझे लगता है जब आप जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है तो कोई कारण नहीं आप किसी भी रैंकिंग में compete ना कर पाएँ। HRIT यूनिवर्सिटी 5 साल बाद रैंकिंग के लिए जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारी 1.5 ईयर की जर्नी है जी। उससे पहले हम लोग 2005 से डिफरेंट कॉलेजेस के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे। उस समय भी HRIT के स्टूडेंट बहुत बेहतर कर रहे थे।
अब और हमें ऑटोनॉमी मिली है, हम और बेहतर करेंगे और कोई भी रैंकिंग हमारे लिए अचीव करना मुश्किल नहीं होगा, चूँकि हमारा उद्देश्य क्लियर है। रैंकिंग तो केवल आपकी सफलता को नापने का एक पैमाना है जी, और उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। सर आपको एक स्वतंत्रता मिल जाती है जब आप विश्वविद्यालय बन जाते हैं, तो क्या इसके दो पहलू हैं? एक तो ये हो सकता है कि भाई जो पुराना कोर्स चला रहा है वही कंटिन्यू किया जाए, अब ऑटोनोमस हो गए हैं तो आपके पास ये फ्रीडम है कि जो रेलेवेंट चीज़ें चल रही हैं आज इंडस्ट्री में उनको इनकलकेट किया जाए तुरंत और फास्ट एग्जीक्यूट किया जाए। क्या ये सही है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी हम पुराने ही ढर्रे पे चलते रहें तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी बनने का कोई फ़ायदा नहीं। जी, मैं वही पूछा। आज जो इंडस्ट्री डिमांड है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और हमने इस साल अपने जो इंडस्ट्री के पार्टनर के रूप में IBM को अपना पार्टनर बनाया है। दे आर गिविंग एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स। टेक्निकल क्षेत्र में हमने IIT रोपड़ को अपना पार्टनर बनाया है, एकेडमिक पार्टनर। तो वो लोग हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बेटर ग्रूमिंग करेंगे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हर साल IIT रोपड़ में जाएंगे, वहाँ IIT के हॉस्टल में रुकेंगे, वहीं उनके क्लास रूम टीचिंग भी उनकी होगी जी। IIT रोपड़ ने यहाँ बहुत अच्छी एक लैब भी डेवलप की है जिसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब आप यूनिवर्सिटी बनते हैं तो आप IBM और IIT जैसे से टाई अप कर पाते हैं। जब तक हम यूनिवर्सिटी नहीं बने थे तो हम ये सब नहीं कर पाते। मैं IITs और IIMs में भी जाता हूँ और मेरी वहाँ डिस्कशन होते हैं, लोग यही बोलते हैं कि भाई रिसर्च करने में लोग आते हैं, थीसिस जमा करते हैं, PhD ले लेते हैं, बट 90-95% वो जो थीसिस होती है वो फाइलें पड़ी हुई धूल खा रही होती हैं। और जो ये बड़े नामी संस्थान हैं सो कॉल्ड, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, चाहे भारत के हों, सबका ये रहता है कि भाई जो चीज़ स्केलेबल हो, जिससे कोई प्रोसेस बेटर हो सकता है, प्रोडक्ट बेटर हो सकता है, उसको अगर रिसर्च करा जाए उस बिजनेस आइडिया में तो उसके बेनिफिट्स आम जनता को भी मिल सकते हैं। तो क्या आपका विश्वविद्यालय किस तरफ काम करेगा रिसर्च के मामले में? HRIT ग्रुप का ये बेसिक एम है कि हम भारत माता की पब्लिक एट लार्ज की सेवा कर सकें जी। और अगर हमारी रिसर्च पब्लिक के काम में नहीं आती जी, बहुत ज़रूरी तो है। मुझे लगता है उस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, भविष्य में भी करेंगे, कि जो भी रिसर्च हैं वो जनता के और देश के हित में काम आए। पेरेंट का एक KPI ये भी होता है कि भाई एडमिशन तो मैं आज करा दूंगा, 3 या 4 साल बाद मेरा बच्चा क्या बनेगा। तो एज अ चांसलर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ यू डिफाइन अ ग्रेजुएट फ्रॉम HRIT इन 3 सिंपल वर्ड्स? जो स्टूडेंट HRIT विश्वविद्यालय से पास होगा वो एक बेहतर नागरिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और पब्लिक की सेवा के भाव से परिपूर्ण होगा। अर्थात हम लोग एक ऐसा प्रोफेशनल तैयार करेंगे जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। और जो इंडस्ट्री पार्टनरशिप हमारी है जी, उसके माध्यम से वो प्लेसेबल होगा, पास करते करते उसको बढ़िया जॉब मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए और थैंक यू फॉर ऑल योर एडवाइस एंड आई होप हमारे जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं उनको ज़रूर लाभ होगा और दे विल गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग ग्रेट फॉर इंडिया, फॉर देयर पेरेंट्स एंड फॉर देयर कंट्री। थैंक यू।